Hello बच्चों, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agarwal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12 all subjects. तो क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर आज हम चालू करने वाले हैं, which is sectors of Indian economy. ये जो वर्ड है आप लोग बचपन से इसके साथ फेमिलियर रहे हो एंड इवन क्लास 9th के भी आपकी इको का सेकंड चैप्टर भी इसी पे ही बेस्ड था. तो इसी को अब हम और एडवांस लेवल पे सीखेंगे और जानेंगे. तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है बचपन से 3 सेक्टर आते हैं, विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में आता है हमारा एग्रीकल्चर, इसीलिए एग्रीकल्चर, माइनिंग, इसीलिए हम इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं. सेकेंडरी में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है. और मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज में होता है. कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उसका सबका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है. इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं. फिर आते हैं हम टर्शरी में. टर्शरी यानी कि अब जो हमारा प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी ऑक्यूपेशनल जॉब्स है, सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे एक टीचर है, वो अपनी टीचिंग के थ्रू बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में उसको कुछ इनकम मिल रही है. सेम गोज विद डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है. सेम गोज विद लॉयर, लोगों को जस्टिस दिला रहा है. तो इसमें सारे सर्विस वाले और सारे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, वो सब चीज क्या हो जाएगा? टर्शरी में आ जाएगा. ठीक है, इसको और मैं कहानी की तरह आपको समझाती हूँ. मान लीजिए एक फार्मर है, ये फार्मर है. अब इसने कुछ गुड्स बनाए, यानी कि रॉ मटेरियल तो हमको इसी से मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया. उसके बाद वही गुड्स फैक्ट्रीज में जाएगा और उसका एक फाइनल प्रोडक्ट बनके रेडी होगा. ठीक है, और ये हमारा मैन्युफैक्चर का काम कर रहा है फैक्ट्री, इसीलिए ये सेकंड हो गया. इसीलिए हम इसको सेकेंडरी भी कहते हैं. फिर ये जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम कंज्यूमर तक पहुंचेगा. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेवल हो गया. इस कारण हम लोग इसको टर्शरी भी बोलते हैं. तो आई होप आपको सेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ जीडीपी, इससे तो आप लोग सब लोग फेमिलियर हो गए. ये टर्म्स है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. It is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. एक साल में, 1 ईयर में एक कंट्री ने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए और कितने गुड्स मार्केट तक लेके आए, वो कहलाता है जीडीपी. और देश की इकोनॉमी सीधा सीधा जीडीपी पे डिपेंड करती है. कैसे? जैसे अमेरिका की जीडीपी इंडिया से बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है. वो लोग जॉब से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करते हैं. उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है. एप्पल, टेस्ला, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ की है? केएफसी अमेरिका की, मैकडॉनल्ड्स. तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव करते हैं. उनका जो फाइनल गुड्स का रेट है, साल भर में वो लोग जितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो रेट है वो इंडिया के जीडीपी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है. इसीलिए उसकी इकोनॉमी भी ज्यादा है, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सेप्ट. एक्सपोर्ट, जो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जब सामान बेचो, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट. जब आप दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हो, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट. ठीक है, और देश की इकोनॉमी, अगर आप अपनी दुकान से सामान बेचोगे तभी तो आपके पास पैसा आएगा ना. सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा. सेम गोज विद कंट्रीज. अगर वो सामान किसी को बेच रही है तो कंट्री के पास पैसा आएगा और कंट्री की इकोनॉमी, वेल्थ बढ़ेगी. लेकिन वही कंट्री अगर सिर्फ खरीद रही है सामान, कुछ बेच नहीं रही है, तो उसकी इकोनॉमी घटेगी, जैसे कि पाकिस्तान में. अब हम जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू, तीनों सेक्टर्स को हम प्लस कर देंगे. ठीक है, तीनों ही सेक्टर्स इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर. ये होती है जीडीपी की फॉर्मूला. जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर. इस तरीके से आप अपनी क्या किसी भी देश की जीडीपी निकाल सकते हो. तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक में. तो
हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमने 3 सेक्टर्स पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसकी हिस्ट्री क्या थी। सबसे पहला आया था बच्चों हमारा प्राइमरी। प्राइमरी इज इन फर्स्ट, सबसे पहला सेक्टर हमारा जो आया था वो आया था प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि मैंने बताया था प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। और शुरुआत से ही, जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, इंसान ने सबसे पहला काम किया है एग्रीकल्चर का, ठीक है। उन्होंने एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब का काम बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर कब से है, सिंस बिगिनिंग से। उसके बाद मैन्युफैक्चर, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यूरोप वाले चैप्टर आई थिंक क्लास 9 में पढ़ा था आपने। तो ये कुछ 100 इयर्स अगो ही आया है, 100 to 100 इयर्स अगो ही। तो सेकेंडरी सेक्टर इज कमिंग सेकंड। टर्शियरी सेक्टर डेकेड्स, मतलब कुछ साल, 10 साल को हम लोग डेकेड बोलते हैं, तो कुछ सालों पहले ही हमारा टर्शियरी सेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन अगर हम परसेंटेज पे ध्यान दें तो टर्शियरी सेक्टर में भाई सबसे ज्यादा जीडीपी टर्शियरी सेक्टर देता है हमारे देश को। हमारा प्राइमरी सेक्टर देता है 15%, सेकेंडरी 27%, वहीं टर्शियरी सेक्टर 58% का शेयर, जीडीपी शेयर हमारी कंट्री को देता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें दुनिया में, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 49% लोग किसमें एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में, 24% सेकेंडरी, 27% टर्शियरी। सबसे ज्यादा लोग किसमें एंगेज है, प्राइमरी। तो हमें तो अगर लोग सबसे ज्यादा प्राइमरी में है तो जीडीपी भी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर का। जीडीपी भी सबसे ज्यादा किसका देना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी सेक्टर का। इसकी हिस्ट्री पे, ईयर पे भी अगर हम ध्यान दें तो 1970-71 पे प्राइमरी फर्स्ट था और सेकंड में थे टर्शियरी और सेकेंडरी। लेकिन 2011-12 के आते तक टर्शियरी हो गया फर्स्ट में और सेकेंडरी और प्राइमरी हो गया थर्ड एंड सेकंड में। अब इसके रीजंस को हम जानते हैं कि भाई इंडिया में टर्शियरी सेक्टर इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, उसकी ग्रोथ इतनी बूस्टअप कैसे हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट है, government has developed hospitals, schools, which is a basic need of a country and also contribute in tertiary sector. अब गवर्नमेंट ने देश को डेवलप करने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल्स खोले, जो कि एक बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स की, जो कि होनी ही चाहिए कंट्री में। और वो सभी किसका पार्ट है, टर्शियरी सेक्टर का। तो नए हॉस्पिटल्स खोले, नए डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट किया गया, नए स्कूल्स खोले, नए टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया गया, तो ऑटोमेटिकली लोग किसमें एंगेज हो गए, टर्शियरी सेक्टर में। Development in primary sector and secondary sector have also led to the development of tertiary sector as they are interdependent. देखो तीनों जो सेक्टर है ना एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। प्राइमरी नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, सेकेंडरी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा तो प्रोडक्ट की फिनिश नहीं होगा, तो आप ट्रांसपोर्ट किस चीज को करोगे। तो तीनों ही ना एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। और सरकार अभी, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर हैं, तो सरकार बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कि ताकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो सके। तो इवेंचुअली अगर ये दोनों सेक्टर्स पर डेवलपमेंट आ रही है तो टर्शियरी सेक्टर पे भी डेवलपमेंट आ रही है। इनकम लेवल रेस्ड, ईटिंग आउट, टूरिज्म हैव बिकम कॉमन। अब लोगों की इनकम लेवल ना आजकल बढ़ गई है, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं खुद का, तो इनकम लेवल बढ़ गई है। तो लोग सोचते हैं हम इनकम करें, वीकेंड्स पे कहीं घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं और बाहर खाना खाने चलते हैं। तो ये सब ना कॉमन हो गया बहुत ज़्यादा, और इस कारण में, और ये सभी किसका पार्ट है, टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, और सभी इसी कारण ग्रोथ हो रही है। New services like information and communication technology have become important. Example Facebook, Insta. अब नई नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। और ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये आईटी सेक्टर की बहुत ही बड़ी चीज है, और आईटी सेक्टर में लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, आईआईटी करके, जेई करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके लोग बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर में अपने आप को रोल कर रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया gave boost to tertiary sector by developing services such as transport, storage, etc. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा तरीका है जिससे कि ग्रोथ जो है प्लांट्स की, वेजिटेबल्स की, वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो उसमें आजकल देखना लोग कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा खोल के बैठ रहे हैं, लोग स्टोरेज वेयर हाउसिंग का काम ज़्यादा करें, क्योंकि जो प्रोड्यूस किया गया है उसको स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा, उसको स्टोर भी करना
पड़ेगा। इसी कारण लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी ज्यादा घुस रहे हैं और स्टोरेज बिजनेस में भी। तो यही सब रीजन है कि क्यों टर्शियरी सेक्टर इंडिया में अभी इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है और इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक है व्हाई पीपल इन प्राइमरी सेक्टर आर लेस देन इन टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले परसेंटेज बताया था कि ज्यादा लोग टर्शियरी सेक्टर में एनरोल्ड है, इवन जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्यों लोग प्राइमरी सेक्टर में नहीं जाना चाहते और टर्शियरी सेक्टर में जाना चाहते हैं? सबसे पहला, टर्शियरी सेक्टर रिक्वायर एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल। जो टर्शियरी सेक्टर होता है उसमें आपको अगर जॉब करनी है तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा जॉब नहीं है। आप एग्रीकल्चर करना है, खुद का खेत लो, खुद खेती बाड़ी करो, माइनिंग करना है तो उसमें भी जॉब के स्कोप बहुत कम रहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्लास 9 में आपने पढ़ा था, मैं एक बार और समझा देती हूँ। मान लो ये फील्ड है, यहाँ पे नीड है 2 बंदों की, इनफ है इस फील्ड को फ्लो करने के लिए 2 बंदों की, लेकिन इस फील्ड में काम कर रहे हैं भाई 5 बंदे, 3 4 5। तो ये जो 3 बंदे हैं ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जिसकी नीड हो और उससे ज्यादा लोग अगर उस फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई से भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन क्या सिचुएशन कहलाती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। अब ज्यादा से ज्यादा जॉब्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर्स। भाई फार्मर्स को चीप लोन्स आप दो ताकि फार्मर्स नए नए टूल्स खरीद के ज्यादा फार्मिंग एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स। देखो रोड्स बनेंगे तो लोग क्या है, रूरल एरिया के भी शहर आने का सोचेंगे, रोड्स बनेंगे तो लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में उतरना सोचेंगे। तो रोड्स बना सकती है गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर सकती है। Government can locate industries in semi-rural areas where large number of people can be employed। देखो रूरल एरिया के जो लोग रहते हैं वो लोग शहर आते हैं काम की खोज में और अल्टीमेटली फैक्ट्री में, दुकान में, ये सब जगह पे वो लोग काम करते हैं। तो क्यों ना सरकार वैसी ही जगह में एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर दे कि भाई लोगों को अपना घर भी ना छोड़ना पड़े और लोग डायरेक्ट आके उस फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। 20 लाख प्लस जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में आप नए स्कूल खोलोगे, नए टीचर्स को जॉब मिलेगी, आप नए कॉलेजेस खोलोगे, अगेन नए प्रोफेसर्स को जॉब मिलेगी, जितने भी चपरासी है, प्यून है, बस ड्राइवर है, सबको नई नई जॉब्स मिलेगी। तो आप 20 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हो एजुकेशन सेक्टर में। अब टूरिज्म में आप 35 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हो। कैसे? इंडिया में इतनी सारी जगह है घूमने की, इतने सारे हेरिटेज कल्चरल साइट्स हैं कि वहां पे आराम से आप जाके घूम सकते हो, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो। तो इंडिया अगर अपने टूरिज्म को प्रमोट करे, तो टूरिज्म पे ध्यान दे, तो 35 लाख से ज्यादा जॉब्स टूरिज्म में क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा प्लान है नरेगा। इसको इंट्रोड्यूस करने से बेटर गवर्नमेंट ये सब चीजों पे ध्यान दे देती तो ज्यादा बेटर रहता। एनीवेज नरेगा था क्या? नरेगा 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक शॉर्ट टर्म प्लान था जो कि 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था और ये करीबन 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता था कि भाई जिन लोगों को 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपको साल में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। तो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ये प्रोग्राम था नरेगा और 200 डिस्ट्रिक्ट में करीबन चालू किया गया था और शॉर्ट टर्म प्लान था ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप आपको नरेगा क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर के थोड़ा एंड पे बढ़ते हैं और अब मेन टॉपिक आपका बच गया है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट एंड पब्लिक। बस फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके बाद मैं आपको पब्लिक और प्राइवेट के बीच भी डिफरेंस पढ़ाऊंगी, तो वो भी सेम ही होता है लगभग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब कि रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सेक्टर्स होती हैं वो रिकॉग्नाइज होती हैं और आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में पहला है नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट एंड डू नॉट फॉलो
रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज नहीं होती है और आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो उतने यहाँ पे नहीं होते हैं। जॉब सिक्योरिटी होती है ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है अनऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज में नो फिक्स आवर कि भाई तुम्हारी छुट्टी का टाइम लिखा है 8 बजे, हो रही है 9 बजे 10 बजे, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं, आपका कोई फिक्स आवर नहीं, आपको बोल के रिक्रूट किया जाएगा 10 to 6, घर भेजेंगे आपको 7:30 8 बजे। फिर है पेड हॉलीडेज, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई पेड हॉलीडेज मिलते हैं फैमिली के साथ, जैसे कि रेलवे वगैरह में मिलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी पेड हॉलीडेज नहीं मिलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है पेंशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है कुछ भी नहीं, यानी कि कोई पेंशन नहीं मिलती है। एग्जाम्पल हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स या बैंक्स में अगर आप नौकरी करते हो तो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो तो बेटर। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट आप लोग की लैंग्वेज में अगर कोई होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो हम लोग तो उसको वेटर ही बोल देते हैं इंडिया में। तो अगला सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बीच डिफरेंस, और उसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। एंड सेक्टर्स जो भी मैं डिफरेंस बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है, प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप। जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो या तो एक इंडिविजुअल ओन करता है या तो एक ग्रुप ओन करता है। मोटिव इज टू सर्व पीपल, पब्लिक सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है तो उनका मोटिव क्या रहता है कि भाई हमको जनता की सेवा करना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, भाई हमको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है रेलवे और गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है टाटा और रिलायंस जैसे कंपनीज। अब वाई रेलवेज एंड वाटर सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बट नॉट प्राइवेट सेक्टर। अब रेलवे है, वाटर है, ये सब जो सप्लाई है वो क्यों पब्लिक सेक्टर का पार्ट है लेकिन प्राइवेट सेक्टर का नहीं। These things require huge amount of money। और रेलवे को मेंटेन करना, रेलवे को चलाना, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। वाटर सप्लाई करना इतनी बड़ी कंट्री को, उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वोट प्रोवाइड दिस थिंग्स एट रीजनेबल कॉस्ट। आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, प्राइवेट स्कूल चले जाओ, उसकी कॉस्ट बहुत हाई रहती है। वहीं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ आपको 5-10 रुपए में इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका 1000-2000 खर्चा हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो मैक्सिमम उसकी साल भर की फीस 2-3 हज़ार रुपए रहेगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 50-60,000 तक रहेगी। गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर बट प्राइवेट कंपनीज वोंट डू दैट। अब इनका मेन मोटिव क्या है भाई, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, लेकिन इनका मेन मोटिव क्या है भाई, पीपल को सर्व करना। तो पब्लिक सेक्टर जितना फार्मर को, कंज्यूमर को सर्व करेगी, सपोर्ट करेगी, उतना प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगी। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना।